नमस्कार, आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं हर्षिता सावंत और मार्केट के एक्शन के साथ हमारे जानकारों के बीच है दिलचस्प मुकाबला। खिलाड़ी नंबर 1 में इस हफ्ते साथ दे रहे हैं राजेश पालविया, सचिन गुप्ता और अजीत मिश्रा। तीनों के अब तक के रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, साथ ही आपको बताएंगे मार्केट की क्या हाल है और आज हमारे जानकारों की क्या रणनीति बनेगी। तो सबसे पहले मार्केट का हाल देख लीजिए, जहां पर आज हमने देखा है विदेशी बाजारों से संकेत थोड़े से नरमी के बनते दिखाई दे रहे थे। एशिया में कुछ कमजोरी थी और साथ ही साथ डाउ फ्यूचर्स भी नरमी की तरफ ही इशारा कर रहा था। तो सबड्यू क्यू के साथ फिर हमने जब पारी की शुरुआत की है तो एक पुल बैक देखने को मिला है 9141 के ऊपर इस समय निफ्टी ट्रेड करने में कामयाब। ये एक अच्छा संकेत है कि 9050 पर जो बड़ा रेजिस्टेंस था उसके हम पार निकल पाए हैं और 9140 तक के लेवल्स हासिल कर लिए हैं। निफ्टी बैंक में स्ट्रेंथ लौटी है, 300 अंकों की बढ़त। कल भी 350 अंकों का उछाल था, तो आज दूसरा दिन है जहां पर बढ़त का सिलसिला बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्रॉडर मार्केट की ओर से भी पार्टिसिपेशन अच्छा खासा है। आज सीमेंट शेयर चले हैं, चीनी कंपनियों में तेजी देखने को मिली है, चुनिंदा होटल स्टॉक्स है, फर्टिलाइजर कंपनियां हैं। अलग अलग पॉकेट्स ऑफ स्ट्रेंथ है जो मिड कैप में तेजी की तरफ इशारा कर रही हैं और ऑफ कोर्स एविएशन कंपनियों में भी हमने देखा एक अच्छा खासा तेजी का रुझान बना है, क्योंकि 25 मई यानी कि अगले सोमवार से तैयारी हो रही है कि फेजेस में ही सही लेकिन थोड़ी बहुत हवाई यात्रा शुरू की जाए और उसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स भी पैसेंजर्स को जो फॉलो करने हैं वो सामने रखे हैं। तो ये मार्केट का रुझान हुआ। कल तक के रिटर्न्स आपको हमने दिखाए। सचिन गुप्ता एक लीडरशिप पोजीशन में थे, करीब करीब 20% तक के रिटर्न्स इन्होंने कमाए। 18% एकदम सचिन के एट द हील्स पर अजीत का परफॉर्मेंस है, 18% के पॉजिटिव रिटर्न्स। लेकिन राजेश पालविया के लिए हफ्ता अच्छा साबित नहीं हो रहा है, करीब -11% तक के रिटर्न्स इनके हैं। तो आज इनकी रणनीति क्या रहेगी उसकी बात करते हैं और फिर यहां से आगे की क्या ट्रेड्स आएंगे फोकस में उसकी बात करेंगे। राजेश पालविया, गुड मॉर्निंग। बताइए सर, आज एक्सपायरी का दिन है, तेजी का मोड भी मार्केट ने पकड़ा है। क्या स्ट्रैटेजी रहेगी रिटर्न्स को बेहतर करने के लिए? गुड मॉर्निंग हर्षिता जी। देखिए, जिस तरीके से मार्केट ने कल एक रिवर्सल दिया और 9000 के ऊपर कंफर्टेबली क्लोज किया और आज हमको वापस फॉलोअप बाइंग एक्शन देखने को मिली, तो मेरे हिसाब से अब यहाँ से स्ट्रेटेजी जो 9000 9050 के ऊपर हम सस्टेन कर रहे हैं, इसके ऊपर हम ट्रेड करते रहे तो बाइंग की स्ट्रेटेजी रहेगी और हम वो स्टॉक्स में यहाँ पे बाय करने की चेष्टा करेंगे जहाँ पे पुल बैक एक्शन बनना चाहिए, जिन स्टॉक्स में पिछले दिनों में एक ओवरसोल्ड टेरिटरी में जिन स्टॉक्स में हमने सेलिंग ज्यादा देखी है, तो वहां से एक पुल बैक के चांसेस बनेंगे। तो हम वो स्टॉक्स को यहाँ पे ऐड करने की कोशिश करेंगे जहां पे हमें पुल बैक एक आता हुआ दिखे और हमें लग रहा है कि अगले 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन जो आज और कल का जो सेशन है यहाँ पे पॉजिटिविटी बनी रहेगी और यहाँ से निफ्टी में और हायर साइड के लेवल बन सकते हैं जो कि 9200 9250 तक के लिए भी यहाँ से तेजी एक्सटेंड हो सकती है। तो तेजी के ही ट्रेड यहाँ से इनिशिएट करेंगे। तेजी के ट्रेड्स पर फोकस और आज का दिन एक्सपायरी वाला है, तो एक्चुअली एक्सपायरी के दिन राजेश जी काफी बड़े बदलाव भी होते हैं कई सारे पोर्टफोलियो में और मैं उम्मीद कर रही हूं आज की इस तेजी का फायदा फिर आपके पोर्टफोलियो में दिखेगा जरूर। आप 9200 9250 की बात कर रहे हैं और ऐसे में तेजी के ट्रेड्स वाकई में आपका साथ दे सकते हैं। सचिन को जोड़ लेते हैं। सचिन, गुड मॉर्निंग। एक बहुत बढ़िया लीडरशिप आपने हासिल कर ली है, कुछ मिड कैप स्टॉक्स पर फोकस किया आज क्योंकि मोमेंटम लार्जली तेजी का है, किस तरह के ट्रेड्स लेकर आए हैं? वेरी गुड मॉर्निंग हर्षिता जी। एग्जैक्टली कंटिन्यू डाउनफॉल के बाद में निफ्टी के अंदर कल एक पुल बैक देखने को मिला, काफी सस्टेनेबल पुल बैक है। आज 9100 के ऊपर ट्रेड करता हुआ निफ्टी नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ से एक अपसाइड की रैली 9200 एंड 9250 तक के लिए कंटिन्यू हो सकती है। अगर सेक्टर वाइज देखा जाए तो फार्मा ऑलरेडी लीडिंग पे था, आज ऑटो के अंदर भी एक अच्छा मोमेंटम लौटता हुआ नजर आया, क्योंकि कल के ट्रेडिंग सेशन में देखा था बैंक निफ्टी के अंदर भी एक पुल बैक नजर आया था, तो बैंकिंग और फाइनेंशियल के अंदर भी एक अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ लोअर लेवल से दिख रहा था। तो आज के दिन जो रणनीति रहेगी वो बाइंग साइड का ही रहेगी और आज जो हम लोग जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो आज बैंकिंग सेक्टर से ही रहेगा, तो उसी के साथ में इस खिलाड़ी नंबर 1 को कंटिन्यू करना चाहिए। ओके, तो बैंक्स पर आज फोकस है और बैंक्स में हमने देखा एक अच्छा खासा पुल बैक भी है। डायरेक्टर साहब बताइए, अगर अजीत मिश्रा जुड़ गए हैं तो उनसे भी बात की जाए, क्योंकि मुझे याद है कल भी वो कह रहे थे कि सेकेंड हाफ में बैंक्स में एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा और ठीक वही हुआ। अजीत, आपकी आज की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी?
गुड मॉर्निंग अर्शदा। देखिए रिकवरी जरूर आई है, बट अनफॉर्चुनेट पार्ट इज कि मुझे लगता है कि शायद आज सेकेंड हाफ में वो फिजल आउट हो जाएगा इंडेक्स में, जो मेरे को इंडिकेशन है चार्ट्स पे। और आज मिड कैप और स्मॉल कैप मेरे हिसाब से अर्शदा जी देखिए वो शायद आउट परफॉर्म करेंगे। तो कहीं ना कहीं इंडेक्स मुझे लगता है कि 9150 आज का अपर बैंड होगा। और बैंक्स में नो डाउट थोड़ा सा रिकवरी कंटिन्यू हो सकती है। तो एटलीस्ट आज के सेशन में मुझे लगता है बट कि आज का अपसाइड कैप्ड रहेगा, और मिड कैप और स्मॉल कैप वहां पे मेरे हिसाब से बाइंग इंटरेस्ट बना रहेगा आज के दिन। तो मेरा फोकस एरिया भी आज मिड कैप और स्मॉल कैप पे ही होगा। ओके, तो मिड और स्मॉल कैप्स पर फोकस रहेगा। एक एक करके सबके पोर्टफोलियोज लेकर आइएगा डायरेक्टर साहब, और फिर यहाँ से आगे नए ट्रेड्स कौन से आ रहे हैं उसकी बात करेंगे। अजीत मिश्रा का ये पोर्टफोलियो पहले स्क्रीन पर रखिएगा। इन्होंने दरअसल कल ब्रिटानिया में एक बाय कॉल दिया, लुपिन में बाय कॉल दिया, सिप्ला में जो बाय कॉल था जो कैरी करके आए थे पिछले सत्र से, वहां पर आज सुबह में प्रॉफिट बुक कर लिया है। तो ब्रिटानिया और लुपिन की पोजीशंस अभी भी इनके हाथ में है। अजीत का पोर्टफोलियो दिखाइए, पहले अजीत से बात करेंगे। ये देखिए, तो लुपिन और ब्रिटानिया इनके पोर्टफोलियो में अभी भी है, और सिप्ला में इन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया था। तो अजीत ये बताइए, आपका आज का नया ट्रेड क्या रहेगा? देखिए अर्शदा जी, मैं यहाँ पे स्पेंसर्स को जोड़ूंगा। इस स्टॉक में पर्टिकुलरली अगर आपने नोटिस किया होगा तो काफी समय से बाइंग इंटरेस्ट तो चल ही रहा है, बट आज के सेशन में ऑलमोस्ट डबल वॉल्यूम के साथ लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस का ब्रेकआउट आया है। मेरे हिसाब से एक काफी दिनों से कंफर्मेशन की वेट थी, कहीं ना कहीं एक कंजेशन था, बीच बीच में डिप्स भी आते थे, बट मुझे लगता है जिस तरीके से आज का ब्रेकआउट हुआ है, पॉसिबिलिटी ये है कि विद इन डे और टू 95 से लेकर 110 तक के लेवल्स इसमें देखने को मिलेंगे। ओके, तो 105 का टारगेट आप कह रहे हैं स्पेंसर में रहेगा, और स्टॉप लॉस 80 के आसपास लगाना है। स्टॉक में मोमेंटम है करीब 8% ऊपर। स्पेंसर रिटेल, आपको याद होगा गोदरेज का जो नेचर्स बास्केट था वो एंटिटी इन्होंने अक्वायर कर ली थी, और प्रीमियम फूड के लिए वो एंटिटी जानी जाती थी। और आज आप देखेंगे अगर बड़े शहरों में जाएंगे तो नेचर्स बास्केट में घुसने के लिए आपको अपनी सप्लाईज लेने के लिए कम से कम 20 मिनट लाइन में खड़ा होना पड़ता है। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। तो अच्छी खासी डिमांड है इनके प्रोडक्ट्स की, और अच्छे खासे स्टोर सप्लाईज भी इन्होंने स्टॉक अप करके रखे हैं। तो स्पेंसर रिटेल को उसका डेफिनेटली फायदा मिलेगा। 8% ऊपर है, 105 का टारगेट इस समय दे रहे हैं। 105 कल तक हासिल हो सकता है क्या, या फिर आपको लग रहा है अगले हफ्ते तक ट्रेड होल्ड करना पड़ेगा? अजीत देखिए अर्शदा जी, आज का मुझे लगता है सर्किट लिमिट शायद करीब 94 का है। तो जिस तरीके से ब्रेकआउट आया है, मुझे लगता है कि अगर थोड़ा बहुत यहाँ पे कंसोलिडेट कर भी जाता है तो दैट्स नॉट इशू कि 2 सर्किट्स लगेंगे और हम 105 के लेवल्स पे देख रहेंगे स्टॉक को। तो मे बी 1-2 दिन मान के चलिए कि शायद आगे पीछे हो सकता है, बट मेरे हिसाब से शो एंड के बावजूद भी मैं रिकमेंड करूंगा कि डेफिनेटली इस पोजीशन को होल्ड करें। तो 2 दिनों का ट्रेड है ये, कम से कम आजकल शायद सोमवार तक भी आपको कैरी करना पड़े। ये अजीत का कॉल। राजेश पालविया का पोर्टफोलियो फटाफट स्क्रीन पर लेकर आते हैं। इन्होंने आईटी और एफएमसीजी पर कल बेट किया। एचसीएल टेक में दरअसल इन्होंने बाय कॉल दिया, और मैरिको में भी बाय कॉल था, वो होल्ड कर रहे। तो ये 2 ट्रेड्स लेकर आए हैं। राजेश, आज का नया ट्रेड क्या रहेगा? जी, जैसा हमने बताया कि हम वो फोकस करेंगे जहां पे एक पिछले दिनों में काफी सेलिंग देखने को मिली, और स्टॉक ने कहीं ना कहीं एक बेस बनाया नियर टर्म चार्ट पे। तो उसमें से मैंने पीरामल एंटरप्राइजेस को सिलेक्ट किया है। स्टॉक में देखें तो पिछले 5-7 दिन में एक बेस फॉर्मेशन हुआ। स्टॉक ने करीब 900 रुपए के आसपास एक अच्छा बेस बनाया। कल के सेशन में काफी अच्छी बाइंग एक्शन देखने को मिली, और आज भी इसमें एक फॉलोअप बाइंग एक्शन देखने को मिली। नियर टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट हुआ है, तो हम यहाँ से पीएल को बाय करेंगे करंट लेवल से। मुझे लगता है कि यहाँ से इसमें जो टारगेट बनना चाहिए 990 रुपए तक के टारगेट इसमें बन सकते हैं। 990 से 1000 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। करंट लेवल से इसमें स्टॉप लॉस रखेंगे 920 का। और जिस तरीके का ब्रेकआउट हुआ है, मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक में एक आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। और आज भी देखें तो करीब 2-2.5% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है। तो ये स्टॉक को यहाँ से अब हम ऐड करेंगे यहाँ से बाय करने के लिए। एक हाई बीटा प्ले पीएल आ रहा है पोर्टफोलियो में राजेश के। 990 का पहला टारगेट रहेगा। 920 का स्टॉप लॉस आपने रखना पड़ेगा इस पर्टिकुलर ट्रेड में, और इसको भी 1 से 2 दिन दीजिएगा। ये राय आ रही है। चलिए सचिन गुप्ता का पोर्टफोलियो देख लेते हैं। और सचिन ने कल दरअसल सीडीएसएल में
पोजीशन ली थी और फिर वहां पर प्रॉफिट बुक कर लिया। एस्कॉर्ट्स को कैरी कर रहे थे तेजी की तरफ, वो अभी भी होल्ड कर रहे हैं और सेकेंड हाफ में इन्होंने फिर पीवीआर पर एक बाय कॉल दिया और पीवीआर में हमने देखा बहुत बढ़िया मूव देखने को मिला है तेजी का। तो पीवीआर और एस्कॉर्ट्स के साथ आज अगला प्लेयर कौन सा रहेगा, कौन सा स्टॉक जोड़ेंगे आप सचिन? हर्षद जी, जैसे कि अभी मैंने बताया कि बैंकिंग के अंदर एक अच्छा पुल बैक आता हुआ नजर आया, तो बैंकिंग सेक्टर से ही एक शेयर है एचडीएफसी बैंक, मैं इसको पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहूंगा। मुझे लगता है कि इसके अंदर एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम जो है मिल सकता है, बिकॉज टेक्निकली अगर देखा जाए तो एक बुलिश हरामी फॉर्मेशन का आज कंफर्मेशन मिला है, प्लस लास्ट 2 डेज से एक अच्छा वॉल्यूम जो है मार्केट के अंदर इनिशिएट होता हुआ नजर आया है। तो एचडीएफसी बैंक में बाइंग का रिकमेंडेशन रहेगा, 831 का एक स्टॉप लॉस रखना होगा और अपसाइड में मुझे लग रहा है 940 तक का टारगेट जो है वो होल्डिंग में इसमें मिल सकता है, 1 से 2 दिन की होल्डिंग के हिसाब से। 1 से 2 दिनों का पोजीशन रहेगा, 942 का टारगेट है। एचडीएफसी बैंक दिग्गज स्टॉक के साथ जा रहे हैं इस समय सचिन गुप्ता, और स्टॉक में देखिए आप करीब 2% तक की तेजी, कल के सत्र में भी एचडीएफसी बैंक का एक बहुत बड़ा योगदान था। तो देखिए ये 3 ट्रेड सामने आए हैं। मिड कैप्स में ज्यादा फोकस है इस समय अजीत का। राजेश पालविया ने कहा है कि वो आज दरअसल पीएल एक हाई बीटा ट्रेड के साथ जाएंगे, लेकिन सचिन ने एक दिग्गज बैंक को जोड़ा है 940 के टारगेट के लिए। एचडीएफसी बैंक इनके टीम में शामिल हो रहा है। वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स इनके ओवरऑल रिटर्न्स भी आपके सामने रखेंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि कोटक के लिए आज क्या बड़ी खबर निकल कर आई है। एक्सक्लूसिव जानकारी हमारे हाथ है कि जल्द से जल्द एक QIP लॉन्च होने के प्लान्स है। जेके लक्ष्मी के नंबर्स बढ़िया रहे, मैनेजमेंट को भी जोड़ेंगे ब्रेक के बाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। हमारे जानकारों का क्या हाल है उस पर हमारी नजरें रहेंगी, लेकिन एक सीमेंट कंपनी और मिड कैप सीमेंट कंपनियों में आज हमने देखा है वैसे भी फिर नई जान बनती दिखाई दी है, क्योंकि जेके लक्ष्मी सीमेंट के नंबर्स आए और काफी बढ़िया प्रदर्शन कंपनी का रहा है चौथी तिमाही में। हमारे साथ कंपनी का मैनेजमेंट जुड़ रहा है इस समय, कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर डॉक्टर शैलेंद्र चौकसी। फटाफट मैं आपको नतीजे एक बार फिर याद दिला दूं। 98.6 करोड़ का प्रॉफिट, रेवेन्यू 1137 करोड़ का, हमारा अनुमान था कि 1120 करोड़ के आसपास रेवेन्यू आएगा, बेहतर रहा है। एबिटा लेवल पर प्रदर्शन और भी बेहतर है, 185 करोड़ की उम्मीद के मुकाबले 234 करोड़ का यहां पर कंपनी ने एबिटा पोस्ट किया है और मार्जिन करीब 4% से एक बीट दिखा रहे हैं, 20.6% के मार्जिन कंपनी ने पोस्ट किए हैं। तो चौकसी साहब, शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। आपके कॉस्ट, इनपुट कॉस्ट काफी कम हुए हैं, शायद उसका रिफ्लेक्शन मार्जिन में देखने को मिला है, लेकिन ओवरऑल यहां से आगे Q1 और Q2 का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा सर? कोविड के चलते ज्यादातर समय आपकी फैक्ट्री बंद थी, लेकिन आई एम श्योर आपने अब थोड़ा बहुत कारोबार का रिजम्पशन किया है, तो Q1 Q2 का आउटलुक दीजिए। क्या राइड कर पाएंगे Q4 के अच्छे क्वार्टरली परफॉर्मेंस को लेकर? पहले तो मैं आपको चौथी तिमाही के रिजल्ट के बारे में थोड़ा सा आपको ऐड करना चाहूंगा कि कुछ तो हमारी कॉस्ट में कटौती हुई है, जैसे कि आप सबको मालूम है कि कोयला और पेट्रोल के दामों में थोड़ी कमी आई थी, मगर हमने अपनी एफिशिएंसी भी इम्प्रूव और की है। और आज की तारीख में सीमेंट कंपनियों में चाहे वो पावर कंजम्पशन हो चाहे फ्यूल कंजम्पशन हो, हमारा काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट है कंपैरेटिवली। और जो हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट जो कि एक बहुत बड़ी सीमेंट उद्योग में कॉस्ट मानी जाती है, इसमें हमने लगभग 11% की कटौती की है इस साल में भी चौथी तिमाही में भी। ओके। जिसके फलस्वरूप हमारा एबिटा के नंबर काफी अच्छा है। तो वॉल्यूम तो थोड़ा गिरा है, लेकिन ये कॉस्ट की मदद से थोड़े हमने अपना मार्केट को भी रीसेगमेंट किया है, तो बेहतर हमको प्राइस बेहतर मिली है। इन सबके फलस्वरूप हमारे रिजल्ट्स काफी अच्छे आए हैं, तो धन्यवाद। अब जहां तक आगे की विजिबिलिटी का सवाल है Q1 और Q2 का, तो जाहिर है हम लोग कोविड के चलते इम्पैक्ट तो हुए हैं, लेकिन शायद उतने हम माइनस नहीं होना चाहिए प्रोडक्शन के नंबर में खास करके, क्योंकि हमने अपना जो 22 मार्च को या 21 मार्च को हमारे पूरे लॉकडाउन में सारे प्लांट बंद हो गए थे। हमने 20 अप्रैल के बाद अपने धीरे धीरे करके
पहले ग्राइंड यूनिट चालू किए, फिर अपने अब इंटीग्रेटेड यूनिट भी चालू कर दिए हैं। तो अगर हम अप्रैल का महीना तो मैं नहीं काउंट करूंगा, क्योंकि मुश्किल से 8-10 दिन का प्रोडक्शन हमको मौका मिला था सीमेंट का। लेकिन इस माह में हमने ऑलमोस्ट 65 to 70% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे हम आ गए हैं, और मुझे उम्मीद है कि जून भी ऐसे ही रहेगा। ओके। कुल मिला के मैं देखूं Q1 में उतनी शायद हालत, लेकिन उसके सामने डिमांड कितनी आएगी? आपकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अच्छी है, आपने प्रोडक्शन भी शुरू कर दिया है, लेकिन डिमांड की स्थिति मुझे बताइएगा कैसी है, और किस तरह का रियलाइजेशन फिर आपको मिल पाएगा आने वाले इन 2 क्वार्टर्स में? देखिए, सीमेंट में आप प्रोड्यूस अभी करते हैं जब आप मटेरियल पर निकाल सकते हैं। आपकी एबिलिटी टू स्टोर इतनी ज्यादा नहीं है कि आप कोई 2 महीने का बना के रख लें। एक सीमेंट की शेल्फ लाइफ होती है और एक स्टोरेज कैपेसिटी की भी लिमिटेशन होती है। तो हम अभी उतना ही बना रहे हैं जितना हम मार्केट में दे पा रहे हैं, या जितनी हमारे मार्केट की खपत है। लेकिन ये मन में संशय उठना लाजमी है, क्योंकि सिचुएशन को आगे चल के उतनी ब्राइट नहीं लग रही है। जब लेबर का माइग्रेशन का जबरदस्त हो रहा है, सप्लाई चेन के भी इशू है, और टाइमिंग के भी रिस्ट्रिक्शन है, तो इन सब के बावजूद भी मुझे लगता है कि हम Q1 के इन 2 महीने में तो हम 65-70% की डिमांड हम देखते हैं कि मिल जाएगी। Q2 ऑफकोर्स चैलेंजिंग रहेगा, क्योंकि जब तक ये लेबर माइग्रेशन का इम्पैक्ट पूरा आ जाएगा, कुछ हद तक अब ये जो कोविड का इम्पैक्ट पहले रूरल एरिया में बिल्कुल नहीं मिल रहा था देखने को, वो अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। जो लेबर माइग्रेट हो रही है, तो वो गांव में भी इस बीमारी का असर देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है Q2 एक चैलेंज रहे, जो कि बट कुल जमा के हम देखें तो मुझे उम्मीद है कि Q1 Q2 हम 55 से 60-62% की कैपेसिटी मैं देखता हूं कि अचीव कर लेना चाहिए हमको। तो इस समय क्या आपके प्लांट्स में पर्याप्त लेबर अवेलेबल है, या फिर वहां पर लेबर की शॉर्टेज हुई है? ये वापस जो गांवों की तरफ पलायन हुआ है पिछले 1.5-2 हफ्तों में? नहीं, उसमें कुछ तो लेबर का पलायन हुआ है, लेकिन हमारे मोस्टली प्लांट में वहां रहने की सुविधा है वर्कर्स को, लेबर कॉलोनी भी है। तो इसलिए जो लेबर कॉलोनी में रहते हैं वो कंपैरेटिव सेफ है, वहां पे इतना ज्यादा माइग्रेशन नहीं हो रहा है। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर होती है, या जो ट्रकों में लोड करने की लेबर होती है, या ट्रक ड्राइवर्स हैं, उनमें जरूर पलायन देखने को मिल रहा है, और ये धीरे धीरे मुझे लगता है कि ये आगे चल के बढ़ेगा। मैं वो सारा एक आंकड़े लगा के आपको ये % यूटिलाइजेशन की बात कर रहा हूं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। बहुत फ्रैंक ओपिनियन आपने सामने रखा है। Q4 अच्छा रहा, Q1 भी कैपेसिटी वाइज बेहतर रह सकता है, लेकिन Q2 में क्योंकि काफी लेबर शॉर्टेज अब देखने को मिल रहा है, काफी सारे लेबर वापस अपने गांवों की तरफ बढ़ चुका है, तो वो एक थोड़ी सी चुनौती वाली स्थिति दिखाएगा। लेकिन 50 to 60% कैपेसिटी पर कंपनी अपने प्लांट्स को चालू रखने की बात कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज बाजार खुश है आपके नंबर्स देखकर, 6% ऊपर है आपका स्टॉक। ऑल द बेस्ट, और अपना ख्याल रखें, आपके पूरे परिवार और जेके लक्ष्मी सीमेंट के पूरे परिवार को भी इस कोविड के दौरान हम बस यही उम्मीद करते हैं कि आप सब सुरक्षित रहे, सेफ रहे। शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। तो ये बात हुई जेके लक्ष्मी सीमेंट की। स्टॉक में अभी भी रुझान तेजी का बना हुआ है। अब तक अगर कोई ट्रेडर नहीं ले पाया है ये शेयर, राजेश पालविया, क्या मौका है 211-212 पर ट्रेड लेने का, या फिर बस निकल गई? देखिए, एक जो ट्रेडिंग मूव था वो तो एक बार इसका निकल चुका है, बट फिर भी स्टॉक में जिस तरीके से बेस फॉर्मेशन हुआ है, लोअर साइड पे स्टॉक ने एक 190-95 के आसपास बेस बनाया है, और जिस तरीके का ब्रेकआउट देखने को मुझे लगता है कि अगर ये 205-202 के आसपास मिलता है तो वहां पे बिल्कुल बाय करेंगे। 195 स्टॉप लॉस रखेंगे। स्टॉक के सेटअप के हिसाब से मुझे लगता है कि नया फ्रेश इसमें अपमूव जो बनेगा वो 220 के ऊपर बनेगा। एक बार 220 का लेवल ये क्रॉस करेगा, उसके बाद मुझे लगता है कि यहाँ से एक फ्रेश अपमूव बनेगा जो कि इसको 235 से 240 के जोन में लेके जा सकता है। तो अभी मेरे हिसाब से बाय एंड एक्यूमुलेट की स्ट्रेटेजी इसमें अडॉप्ट करना चाहिए। 195 स्टॉप लॉस होगा, कोई भी माइनर करेक्टिव एक्शन मिले तो इसको ऐड करते रहे। ओके, तो माइनर करेक्शंस में लेना है, इस समय मत लीजिए। डिप आएगा तब खरीदारी करें।
अगला बड़ा मूव आएगा 220 पार होने के बाद, तो नए निवेश के लिए शायद आप उतना टाइम दे सकते हैं या फिर करेक्शन पे आप खरीदेंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक को। चलिए कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं। उससे पहले आपको फटाफट बता दें कि खिलाड़ी नंबर 1 में हमारे जानकारों के रिटर्न्स कैसे रहे और इनके पोर्टफोलियो की स्थिति कैसी खड़ी है। तो एक एक करके पोर्टफोलियो आप फायर करिएगा। डायरेक्टर साहब, राजेश पालविया के पोर्टफोलियो में नया ट्रेड है पीएल 990 का टारगेट, 920 का स्टॉप लॉस। मैरिको में इन्होंने बाय कॉल दिया, उसको होल्ड कर रहे हैं और एचसीएल टेक के बाय कॉल को भी ये होल्ड कर रहे हैं। नया ट्रेड है पिरामल एंटरप्राइजेस का और ये है फिलहाल आपके लिए पूरे पोर्टफोलियो का हाल। एचसीएल टेक में हमने देखा है आज एक पुलबैक का पूरा फायदा, करीब 1.5% ऊपर। मैरिको और पिरामल तीनों ही स्टॉक्स इनके लिए थोड़ा सा कमाकर दे रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात हुई। अब अगले जानकार के पोर्टफोलियो पर नजर डाल लेते हैं। अजीत मिश्रा के पोर्टफोलियो में हमने देखा 2 ट्रेड्स इन्होंने कैरी किए। ब्रिटानिया बाय साइड की तरफ 3250 का टारगेट मुझे याद है इन्होंने कल दिया था, और लुपिन पर भी एक बाय कॉल है, वो अभी भी होल्ड कर रहे हैं। आज का नया ट्रेड अजीत का है स्पेंसर रिटेल में, 105 का टारगेट, 180 का इन्होंने माफ कीजिएगा 80 रुपए का स्टॉप लॉस दिया है। और स्पेंसर रिटेल करीब 3.5 से 4% के रिटर्न्स देखने को बन रहे हैं और लुपिन लगभग 2% ऊपर है, तो ये दोनों स्टॉक्स इनके लिए कुछ कमा रहे हैं। सचिन गुप्ता के पोर्टफोलियो पर नजर डाल लीजिएगा फटाफट। पीवीआर पर एक बाय कॉल, एस्कॉर्ट्स पर एक बाय कॉल, दोनों ही ट्रेड्स को होल्ड कर रहे हैं। आज का नया ट्रेड है एचडीएफसी बैंक, 942 के टारगेट के लिए इन्होंने ट्रेड दिया है तेजी की तरफ। एस्कॉर्ट्स में आज 5% की कमाई हो रही है, वो एक अच्छी बात है। और बाकी स्टॉक्स में पीवीआर भी थोड़ा सा इनको कमा कर दे रहा है आज के सत्र में, करीब 8% की कमाई पीवीआर के जरिए, और 0.5% इनफैक्ट थोड़ा सॉफ्ट है एचडीएफसी बैंक, लेकिन बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस। और इस बढ़िया परफॉर्मेंस का फायदा देखिए सचिन गुप्ता एंजॉय कर रहे हैं। 20% के रिटर्न्स इनके कल तक थे, इस समय इनके रिटर्न्स मैं आपको बता दूं 24% के ऊपर के हैं। और अजीत मिश्रा और सचिन के बीच कांटे की टक्कर है, क्योंकि अजीत मिश्रा भी 24% प्लस के रिटर्न्स इस समय कमाकर आपके सामने लेकर आए हैं। राजेश पालविया के -11% के रिटर्न्स में इंप्रूवमेंट आया है, -8.5% के रिटर्न्स फिलहाल इनके अब हो गए हैं। तो ये है फिलहाल इनका अब तक का पोर्टफोलियो और दिलचस्प मुकाबला अजीत और सचिन गुप्ता के बीच। बहुत बढ़िया खेल रहे हैं आप दोनों, ऑल द बेस्ट आपके लिए आज के सत्र के लिए। कोई भी बदलाव होंगे तो उसकी एक अपडेट हमें दीजिएगा जरूर, दर्शकों को भी हम आगाह करेंगे। चलिए लेकिन अब फोकस करते हैं आज की बड़ी एक्सक्लूसिव खबर जो सीएनबीसी आवाज के हाथ लगी है, और यह है दिग्गज बैंक कोटक महिंद्रा बैंक से जुड़ी हुई। यतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं डिटेल्स देने के लिए। यतिन, फंड रेजिंग की तैयारी, क्यूआईपी कब तक बुक लॉन्च हो सकती है, क्या डिटेल्स आपके हाथ है? देखिए, सीएनबीसी आवाज को सूत्र बता रहे हैं कि कोटक बैंक क्यूआईपी बहुत जल्द लॉन्च कर सकता है। ये क्यूआईपी जो है उसके लिए शेयर होल्डर अप्रूवल और दूसरे रेगुलेटरी अप्रूवल्स की आवश्यकता है, जो मेरे हिसाब से थोड़े ही दिनों में आने चाहिए। और जैसे ही वो अप्रूवल आते हैं लगभग अगले हफ्ते कोटक बैंक की योजना है कि वो क्यूआईपी लॉन्च कर दें। क्यूआईपी का बेस और साइज लगभग 5 करोड़ शेयर हो सकता है, ऐसा हमको सूत्र बता रहे हैं। और रोड शोज जो है कोटक बैंक के वो रिसेंटली कंक्लूड हो चुके हैं। बड़े बड़े दिग्गज एफआईआईज और घरेलू म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो वीडियो कॉल के द्वारा कंपनी के रोड शो में पार्टिसिपेट किया है, क्योंकि लॉकडाउन के चलते प्रॉपर रोड शोज अरेंज नहीं हो पाए। और कहीं ना कहीं ये क्यूआईपी का जो मेन रीजन है वो ये है कि प्रमोटर्स को अपनी हिस्सेदारी आरबीआई रेगुलेशंस के हिसाब से कम करनी है, और वो समय अवधि जो है वो बहुत नजदीक आ रही है। तो उसके पहले क्यूआईपी से फंड भी रेज हो जाएगा लगभग 5 से 10 हजार करोड़ के बीच में। और ये जो प्रमोटर्स का जो स्टेक रिडक्शन है और ये चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में फंड की जो रिक्वायरमेंट है, वो दोनों ही चीजें पूरी हो सकती हैं। इसके अलावा जो हमको सूत्र बता रहे हैं कि गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली और एसबीआई कैप्स, ये सारे जो है बैंकर्स हैं क्यूआईपी डील के लिए जो मेहनत कर रहे हैं रोड शोज में और इन्वेस्टर्स के साथ शैडो बुक बनाने के लिए सारी जो कवायद है वो पूरी हो चुकी है। और जब हमने कोटक बैंक से प्रतिक्रिया के लिए कांटेक्ट किया तो कोई टाइप का रिस्पांस अभी तक आया नहीं है। जैसे कोई रिस्पांस आता है तो हम आपको आगाह करेंगे। लेकिन एक 5 करोड़ शेयर का क्यूआईपी का बेस साइज
जो लगभग ऊपर की तरफ 6-6.5 करोड़ शेयर्स तक हो सकता है, वो योजना है। और लगभग 5 से 10 हजार करोड़ के बीच प्राइसिंग के डिपेंडेंट ये QIP और जो प्लेसमेंट है शेयर्स का वो पूरा हो सकता है। शुक्रिया यातिन इस अपडेट के लिए। और स्टॉक में हमने देखा आज फिर से सुबह में अच्छी खासी तेजी बनती दिखाई दी थी। और QIP के लिए देखिए पार्टिसिपेशन बड़े पैमाने पर आएगा। गोल्डमैन जैसे नाम यतिन कह रहे हैं इंटरेस्टेड है विदेशी संस्थागत निवेशकों में हिस्सा लेने के लिए बैंक में, और एक अच्छे रिस्पांस की भी बाजार उम्मीद कर रहा है। और वो स्टॉक देखिए आज करीब 14 से 15 रुपए के गेंस पर कर रहा है ट्रेड। तो ये बात हुई और एक्सक्लूसिव खबर सबसे पहले CNBC आवाज ने आपको दी है। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, मार्केट के एक्शन से थोड़ा सा हटेंगे और कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर नजरें रहेंगी। कॉटन में क्या रणनीति होनी चाहिए और क्रूड पाम तेल का क्या हाल है, इस सब पर बात होगी सोने चांदी और कच्चे तेल के साथ। आप बने रहें CNBC आवाज पर, आगे मनीषा और दीपाली देंगी आपका साथ। नमस्कार।